युवाचार डॉक्टर गोपाल वर्मा का आपको हार्दिक अभिनंदन। आज की भजन संध्या और सत्संग संध्या में शामिल होने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच हमारे मोटिवेशनल स्पीकर श्री R.K. सिन्हा जी आज बोलने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका टाइटल है कर्म की गति अवश्यंभावी। कर्म की गति तो पूरी होनी ही है। इस टॉपिक पर वो आज बात करेंगे और देखिए कितना इम्पोर्टेंट विषय है आपके लिए। ये आपकी जीवन की दिशा को बदलने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अवश्य पसंद आते होंगे और इन्हें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर लिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग दोस्तों, धन्यवाद वर्मा साहब और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं काफ़ी दिल से स्वागत करता हूँ। दिक्कत ये है आज की डेट में कि हमारे इतिहास को जो रौंद दिया गया अंग्रेजों द्वारा, मुसलमानों के द्वारा, आप लोग अपनी संस्कृति से अवगत ही नहीं होता। हमारी सनातन संस्कृति कहती है जो तुम करते हो वो तुमको वापस मिलेगा ही, किसी न किसी फॉर्म में तुमको रिटर्न मिलना है। जैसे मैंने एक कहानी बताया था कि एक घाटी में एक बच्चा जो चीखता था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो उसको रिस्पॉन्स भी वही मिलती थी कि मैं नफरत करता हूँ। और जब उसके पिताजी ने समझाया कि अगर तुम बोलना शुरू करोगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उधर से घाटी से प्रतिध्वनि भी आती थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीवन में हर कार्य कुछ इसी ढंग का होता है, जो आप करेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलने जा रहा है। हर चीज़ आपकी जो है आप ही की क्रिया पर है। अगर आप अच्छा चाहते हो अपने भविष्य में, अगर चाहते हो कि आपसे कोई प्यार करे, तो आप भी प्यार करना सीख लीजिए। अगर चाहते हैं कि आपसे कोई प्रेम से बोले, तो आप भी प्रेम करना सीख लीजिए। बच्चों, ये भारतीय सनातन संस्कृति का देन है कि वसुधैव कुटुंबकम बताया गया था। यहाँ पर बोला गया है कि केवल आप न अपने लिए सोचें, आप जब भी सोचें तो पूरे परिवार के लिए सोचें, समाज के लिए सोचें, देश के लिए सोचें। और आज इस शुभ दिन पर जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ एक नौजवान ने अपने पूरे जीवन को आहूत कर दिया था केवल देश के लिए, उस नौजवान का आज जन्मदिन है। तो एक बार मैं चाहूँगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्मदिन आज है, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनकी वीरता के लिए हम लोग सभी ताली बजा करके उनका नमन करें। और ऊपर वाले भगवान अगर कहीं बैठे हुए सुन रहे हैं, तो मेरे अंदर भी वो शक्ति दें, मेरे बच्चों के अंदर भी वो शक्ति दें कि नेताजी का फिर से एक बार एग्जाम्पल खड़ा हो सके, एक बार फिर नेताजी बन सकें, हर घर से नेताजी बन सकें, तो शायद भारत की तस्वीर और तस्वीर कुछ और होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहुत पहले ही, आज़ादी के बहुत पहले भारत का स्वतंत्र झंडा गाड़ चुके थे। सबसे पहले उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को आपके अंडमान निकोबार में झंडा फहराया था, उसके बाद मणिपुर में फहराया था, और 30 दिसंबर 1943 को ही स्वतंत्र हो जाना चाहिए था भारत को। 11 देशों ने भारत की मान्यता भी दे दी थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी, नेताजी पढ़ने में बहुत मेधावी थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपकी अभी जो हाल में 12 जनवरी को आपने बताया मनाया जयंती विवेकानंद जी का, विवेकानंद को ही वो गुरु मानते थे और विवेकानंद जी के चरण चिन्हों पर ही चले थे। और अपने देश के लिए उस जमाने में ICS के पद को त्याग दिए थे, जिसमें भारतीयों को ICS देखना भी बड़ा मुश्किल होता था। ICS की सर्विस पास किए थे और पूरे इंग्लैंड में चौथा स्थान ICS में पाए थे वो। लेकिन दुर्भाग्य कि जो ICS को उन्होंने ठोकर मारा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदे। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आने के बाद गांधी के विचारों से थोड़ा सा अलग हुए, क्योंकि गांधी थे नरम दल के, गांधी थे अंग्रेजों के कहे अनुसार चलते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मुझे आज़ादी भीख में नहीं चाहिए, मुझे किसी के कर्मों और रहम से मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, आज़ादी मुझे मैं लड़ के लूँगा, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा नेताजी का ही था, जिस नारे पर पूरा देश दीवाना हो गया था, पूरा देश नेताजी के पीछे लग गया था और नेताजी ने सब अपनी कैरियर की परवाह किए बिना इसमें कूद पड़े थे। अफसोस कि नेताजी को उस समय के राजनीतिक साथियों ने साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अपनी स्थापना की थी, आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी और स्वतंत्र भारत की भी स्थापना की थी। स्वतंत्रता दिवस हमारा आज ठीक है, हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त 1947, लेकिन हमारा भारत 1943 में ही स्वतंत्र हो चुका था, जिसको कि कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ पॉलिटिकल रीजन से उसको मान्यता नहीं मिली। आगे जा कर के बहुत सी कठिनाइयाँ आई और नेताजी को अपने ही देश से एक तरह से निर्वासित होना पड़ा और बाद में उनका अंत जो हुआ वो अंत का कहानी किसी को आज तक नहीं मालूम है, अभी वो मिस्ट्री है। लेकिन आइए हम लोग जहाँ शुरू किए थे कर्मों की कहानी, कर्म की गति को देखा जाए। एक पंडित थे, बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। वो माथे की लकीरों को पढ़ लिया करते थे कि माथे पर क्या लिखा हुआ है और उनकी बुद्धिता एकदम 100% सही रहती थी। उनका कभी कभी झूठा नहीं साबित कर सका। लेकिन जैसा होता है हर विद्वान के पास पैसा नहीं होता है। जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती नहीं होती है। लक्ष्मी और सरस्वती का पता नहीं कैसा बैर है कि विद्या वाले लोगों के पास लक्ष्मी बहुत कम देखने को मिलता है। भले जो उल्लू होता है तो उल्लू जिसका वाहन होता है वो लक्ष्मी का वाहन होता है, तो लक्ष्मी हमेशा उल्लुओं के पास ज़्यादा दिखती है, विद्वानों के पास लक्ष्मी नहीं आती है। तो ये पंडित जी भी जो थे बहुत प्रकांड विद्वान थे, लेकिन भिक्षाटन से बेचारे की जीवन चलती थी। और एक दिन उनको भिक्षाटन में बहुत कम अनाज मिला था, बड़ा वो मांगते मांगते थक गए थे, उनकी पूरी हुई नहीं थी उस दिन की भोजन व्यवस्था। निराश थे बेचारे, रास्ते से लौट रहे थे, एक श्मशान पड़ा बीच में। श्मशान आप लोग जानते होंगे बच्चे, श्मशान घाट जानते हो कि नहीं? नहीं, श्मशान घाट जहाँ पर कि अंतिम संस्कार किया जाता है, आदमी की मृत्यु के बाद वहाँ जाकर के जलाया जाता है और वही परम धाम है जहाँ पर जा कर के इस शरीर का निर्माण होता है और ये शरीर फिर पंच तत्वों में मिल जाता है, वही श्मशान घाट कहलाता है। श्मशान घाट को लोग देख करके डरते हैं, लेकिन डरने की चीज़ नहीं है। वो बहुत ही पुण्य आत्मा वाली जगह है, वो बहुत ही सिद्ध जगह है जहाँ जा कर के आदमी को निर्वाण मिलता है, इस झंझट से छुटकारा मिलता है और लोग को छोड़ के परलोक में सिधाता है, भगवान से मिलन करने जाता है। वो स्थान पवित्र है, उसको हम लोग नमन करते हैं। उस श्मशान घाट में पंडित जी जा रहे थे तो एक उनको खोपड़ी दिखाई दी, मुर्दे की खोपड़ी बुरी तरह से खाली हो चुकी थी, केवल हड्डी का ढांचा था। खोपड़ी आप लोग देखेंगे कि नहीं पता नहीं, आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो। ये जो स्कल है, इस स्कल में से जब मांस वगैरह निकल जाता है, फोटो वोटो देखे होंगे कि 2 आँख के गड्ढे रहते हैं, यहाँ नाक का 2 गड्ढा रहता है और पूरा खाली स्थान रहता है। स्कल बड़ा विचित्र ढंग का दिखाई देता है और जब भी कोई भूत दूत की बात होती है तो स्कल ही लोग दिखाते हैं, स्कल को ही दिखा करके डराते हैं। खैर, वो खोपड़ी दिखाई दी। खोपड़ी के माथे पर जब देखा पंडित जी ने तो देखा कि इसकी अभी गति बाकी है। अब बड़ा चक्राए, क्योंकि एक खोपड़ी जिसमें से सब कुछ खत्म हो चुका है, श्मशान में कुत्ते उसको लुढ़का रहे हैं, उसके माथे पर लिखा हुआ है इसकी गति बाकी है। पंडित जी को अपनी विद्वता पर शक हुआ कि क्या बात है, मेरे में कहाँ गलती हो रही है कि इसकी खोपड़ी पर अभी भी लिखा हुआ आ रहा है कि इसकी गति बाकी है। बहुत देर तक खोपड़ी को उलट पलट करके देखते रहे, लेकिन हर बार ये लाइन उनके आंखों के सामने आ रहा है, ये अभी इसकी गति बाकी है। अब भैया जो खोपड़ी है, जो जिसमें कहीं न जान है न प्राण है, मांस का एक टुकड़ा नहीं है, उस खोपड़ी की क्या गति बाकी होगी, ये पंडित जी के लिए बड़ा रहस्य का विषय हुआ। उनको अपनी विद्वता पर शक होने लगा। तब पंडित जी ने क्या किया, जब उनको कुछ नहीं समझ में आया तो बोले कि इस खोपड़ी पर मैं रिसर्च करूँगा। क्या करूँगा? रिसर्च करूँगा। रिसर्च करूँगा मतलब खोज करूँगा, अनुसंधान करूँगा कि वाकई जो मैं पढ़ रहा हूँ इस खोपड़ी पर कि अभी कर्मों की गति इसकी बाकी है, तो क्या बाकी है भाई? खोपड़ी में क्या बाकी है? इसका तो जान प्राण सब खत्म हो चुका है, ये तो लुढ़क रहा है, कुत्ते लुढ़का रहे हैं, इसमें अब क्या बाकी है? खैर,
उनको इंटरेस्ट जगह उस खोपड़ी में, उस खोपड़ी को अपना झोला में रखे और लेकर के चले आए घर में आकर के अलमीरा में बंद कर दिए कि जब भी फुर्सत मिलेगा मैं इस पर अध्ययन करूँगा। खैर साहब, अब पंडित जी का काम हो गया कि जब बाहर से भिक्षाटन करके आते थे तो फिर अकेले में निकाल करके खोपड़ी को बैठ जाते थे। पंडिताइन देखी किसी ये बुढ़ा जो है पंडित, अब लग रहा है कि कुछ पागल हो रहा है, इसका जो माथा है वो अब सटिया रहा है। तो बच्चों उसको देख करके बड़ा आश्चर्य करे पंडिताइन कि बुढ़ा पहले तो आता था, दिन भर तो घर से बाहर रहता था, भिक्षाटन के लिए आता था, सामने तो कुछ बातें भी होती थी, सामाजिक बातें भी होती थी, पारिवारिक बातें भी होती थी, कुछ घर परिवार की बात हो जाती थी, मनोरंजन हो जाता था। लेकिन ये बुढ़ा तो पता नहीं कहाँ से खोपड़ी ले आया है, उसी खोपड़ी में अपना खोपड़ी मारते रह रहा है। खोपड़ी मारना मतलब अपने आप को उसके साथ जूझना, ठीक है ना। खोपड़ी मारना आप लोग समझते हो कि नहीं बच्चों? आप लोग भी सब लोग समझते होंगे। खोपड़ी मारना मतलब उसके अंदर जूझना, उसके लग जाना, उसमें पिल पड़ना कि क्या चीज़ है। खैर, अब पंडिताइन को जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उसने एक दिन क्या किया कि खोपड़ी को उठा करके बाहर किया। पंडित आया अपना भिक्षाटन के बाद, गया अलमीरा खोला कि अपना थोड़ा सा अध्ययन शुरू किया जाए, रिसर्च शुरू किया जाए, तो देखा कि खोपड़ी इतनी जगह पर नहीं है। पंडिताइन से जाके पूछा कि पंडिताइन खोपड़ी कहाँ है? पंडिताइन तो झल्लाई हुई थी कि पंडित तो दिन भर बाहर रहता है, आता है तो घर में बैठ कर खोपड़ी लेके बैठ जाता है, तो ये लग रहा है कुछ तंत्र मंत्र की विद्या सीख रहा है, तो इसको कैसे बचाया जाए, नहीं तो ये पागल हो जाएगा बुढ़ा। तो पहले तो बता ही नहीं कहाँ फेंकी है, फिर बाद में झल्ला के बोले कि जाओ बाहर फेंक दिए। फिर पंडित गया, ढूंढ ढांढ के खोपड़ी ले आया, फिर रखा, उसको देख करके उस पर रिसर्च अपना शुरू किया, अध्ययन शुरू किया। पंडिताइन चुपचाप बैठ रही है, गाली दे रही है, कोस रही है कि पंडित को क्या लिख करके बैठे बैठाए काम मिल गया। अभी रोज का धंधा हुआ, जब पंडित बाहर जाए पंडिताइन उठावे खोपड़ी या खोपड़ी उठा के बाहर फेंकावे, पंडित आवे फिर खोपड़ी खोज खाल करके फिर ले आवे और उस खोपड़ी से अपना अध्ययन शुरू करे। बड़ा विचित्र हो गया, ये रोज रोज का सिलसिला चल रहा है। खोपड़ी बाहर फेंका जाए, खोपड़ी अंदर आवे, खोपड़ी पर, लेकिन हर बार पंडित को केवल यही दिखाई दे रहा है कि अभी इसकी गति बाकी, अभी इसकी गति बाकी। उस लाइन से अलग हट करके पंडित को अभी तक कुछ नहीं मिला था। पंडित बड़ा निराश हो रहा था, उसकी तपस्या लग रही थी कि कहीं ना संशय में पड़ रही थी, विद्वता संशय में पड़ रही थी, वो सोच रहा था कि क्या है। एक दिन पंडिताइन जो है बहुत गुस्से में आ गई, उसने उठाया खोपड़ी और खोपड़ी उठा करके वो खल मूसल जो होता है उसमें डाल करके उसको पाउडर करके उठा के जाके बाहर फेंका। अब जब पंडित आया, चारों तरफ खोजा, जहाँ जहाँ फेंका जाता था हर बार खोपड़ी, कहीं नहीं मिला। बड़ा उदास हुआ, फिर पंडिताइन के पास डरते हुए गया, बोला कि खोपड़ी इस बार कहाँ फेंकी? तो बोली कि फेंकी नहीं हूँ, उसको चूरा करके पाउडर करके फेंका ही। पंडित हताश होकर वहीं बैठ गया। ओहो, तब यही ना उसकी गति बाकी थी, यही तो गति थी कि उसको पाउडर होना था, तो यही उसकी कर्म की गति बाकी थी कि वो अभी तक फेंका जा रहा था, लेकिन उस पर मूसल चलना बाकी था। तो मूसल चला, ये कर्मों की गति उसकी पूरी हुई। इस तरह से बच्चों ये कहानी कर्मों की गति की यहीं पर ख़त्म होती है। अब आप लोग एक एक पेपर उठा ले, जहाँ से मैं आप लोगों की क्रिएटिविटी देखना चाहता हूँ। एक एक पेपर एक एक उठिए, सभी नहीं, और आप सामने वाले भी जो बच्चे वगैरह हैं उन लोगों को भी दे दीजिए, उठिए, एक एक पेपर सबको दे दीजिए, एक एक कलम दे दीजिए। एक क्रिएटिविटी का जल्दी बेटा, देर मत कीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आपका फिर शॉर्ट हो जाएगा। सादा वाला पोर्शन रखिए, और इस पेपर से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पेपर से, इस पेपर का क्या कर सकते हैं, ये आप लोग लिखिए अपने शब्दों में। इस पेपर से आप लोग क्या कर सकते हैं? लेट अस सी द क्रिएटिविटी ऑफ यू पीपुल। सभी लोगों को हो गया? चलिए, व्हाट यू कैन डू विद दिस पीस ऑफ पेपर, चलिए लिखिए। तो मैं जरा सा आप लोगों को 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट, बस सिर्फ 2 मिनट आप लोग लिख करके हमको दिखाइए। इस पेपर पर क्या कर सकते हैं, इस पेपर का क्या कर सकते हैं, बस इतना ही है क्वेश्चन। चलिए लिखिए, लेट अस सी योर क्रिएटिविटी।
एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। 30 सेकेंड पार हो गया। एक मिनट पूरे हुए, 1 मिनट और बाकी है। 60 सेकेंड्स पार हो गए। जल्दी जल्दी लिखिए, क्या कर सकते हैं इस पेपर का। आप सभी लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोग बहुत तेज हो। आपकी क्रिएटिविटी क्या है, लेट अस एग्जामिन इट। विदाउट एग्जामिनेशन वी कांट नो कि हाउ मच वी आर क्रिएटिव। और दूसरों का देख करके एक आइडिया आएगा कि मुझे भी कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, कैसे किया जाए। तो आप देख करके इस सत्संग से कम ये शिक्षा ले सकते हैं कि क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। लेट अस सी हाउ मच यू पीपल आर क्रिएटिव। ओके सर, 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1 बंद कर दीजिए। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, चलिए छोड़िए, सामने वालों को छोड़ दीजिए, केवल आप लोग स्टेज वाले ही बता दीजिए। पहला आप बोलिए तो क्या लिखे आप? मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। तो पहला वी कैन मेक ड्राइंग फ्रॉम दिस पेपर। हैं? मम इस पर ड्राइंग बना सकते हैं इस पेपर में। हाँ, ठीक से बोलिए, साफ साफ बोलिए, खड़े हो जाइए, खड़ा होकर के बोलिए। सबको धन्यवाद देते हुए, नमस्ते करते हुए बोलिए, सामने वालों को भी नमस्ते। पहले हम इस पेपर में ड्राइंग बना सकते हैं। हाँ ठीक। हम इस पेपर में राइटिंग कर सकते हैं, चीजें लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं। तो हम इस पेपर को फोल्ड करके क्राफ्ट बना सकते हैं। ठीक, 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 वेरी गुड। बैठिए, आप बोलिए, आप अपना नाम भी बोलते जाइए। माधव गर्ग। वेरी गुड, आप बोलिए। हम इस पे ड्राइंग बना सकते हैं और इस पे हम पढ़ाई कर सकते हैं। इससे हाँ बोलिए। इससे हम मोड़ के कुछ भी बना सकते हैं, एरोप्लेन। पर हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका अपना नाम बताइए। सूर्यांश वर्मा। उधर बताइए, सब लोगों को बताइए। सूर्यांश वर्मा। चलिए आप बोलिए। इसमें हम अपनी ड्राइंग बना सकते हैं और मतलब बोर्ड पेपर प्लेन भी बना सकते हैं और इससे मतलब क्राफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मेरा नाम सनी वर्मा है। आपका सर? चलिए छोड़िए, आप बच्चों। I am Dr. Gopal Verma. This fresh, pure, white blank paper is a unique platform for me, where I can sketch my future targets of my life to make this unforgettable and most useful for humanity over this earth planet. Thank you. वेरी गुड। चलिए बेटा, आप बताइए, आप उठिए, अपना नाम बताइए और बताइए। मेरा नाम आदि प्रकाश है। वहाँ बस यहीं से बोलिए। हम इस पे जोर से थोड़ा सा बुलंद, खाना पीना खाया हुआ आदमी की तरह बोलिए। हम इस पे लिख सकते हैं। हम इस पे डेकोरेट कर सकते हैं और हम इस पे ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ क्राफ्ट वगैरह कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए, एक चीज और सोचा जा सकता था, इसको मोड़ करके कान भी खुलाया जा सकता था। दैट इज ऑल्सो यूज। कान खुला सकते थे। अगर बॉल बना सकते थे, बॉल बना करके खेल सकते थे। और कुछ नहीं तो इसको उठा करके नीचे सीट के नीचे रख देते तो पैंट करना नहीं होता। तो क्रिएटिविटी का मतलब है कि किसी एक चीज से आप क्या क्या चीज कर सकते हैं। जितना ज्यादा, मोस्ट ऑफ यू पीपुल हैव रिटन ओनली 3 or 2 ऑप्शंस ओनली। बेटा, एक पीस ऑफ पेपर से कम सैकड़ों ऑप्शन निकाला जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। तो आज ये जो था, एक आप लोगों के लिए एक शुरुआत थी। किसी भी चीज़ को जब हाथ में लीजिए तो उसका बहुत सा मल्टी डायरेक्शनल सोचिए, क्योंकि आने वाले जीवन में आपके पास रिसोर्स बहुत कम होगा। अगर आप जानते हो कि उसका यूटिलाइजेशन कितने ढंग से किया जा सकता है, तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो जेंटलमैन, बात मत कीजिए, आप लोग जरा सा सुनिए।
अपने रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना आप लोग सीखिए। जो कुछ भी आपके पास रिसोर्स है उस रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए। ऐसे ही आप पढ़ते भी हैं तो जो वर्ड्स वैकेबलरी आप याद किए हैं उन वैकेबलरी को ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर यूज़ कीजिए। व्हाटसोएवर यू पीपल आर देयर, तो उसको मैक्सिमाइज कीजिए। मैक्सिमाइज करके सोचिए, कभी भी उसको एक और दो पर्पस के लिए मत सोचिए। इसका नाम है एक्चुअली, इस वर्ड को कहते हैं, इस सोच को कहते हैं जुगाड़। जुगाड़ जब भी होता है लिमिटेड रिसोर्स में मैक्सिमाइज करना अपने काम को, हर जगह यूटिलाइज करना। तो हमने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर पीस ऑफ पेपर दिया था। ये पीस ऑफ पेपर, इस पर ड्राइंग बन सकता है, इस पर आर्ट बन सकता है, इस पर क्राफ्ट बन सकता है, इस पर बरसात के दिनों में नाव बन सकता है, एरोप्लेन बन सकता है। इस पेपर में झिरनी बना करके चांद और तारों को भी देखा जा सकता है। इस पेपर का झालर बना करके लटकाया जा सकता है। एंड लाइक दैट सो मेनी, कान खुजला ही सकते हैं इसे, जो मैंने बोला। यस, तो इस पीस ऑफ पेपर का कोई ये नहीं था, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया कि हाउ मच यू पीपल आर अवेयर ऑफ यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज। सो अपने रिसोर्स को मैक्सिमाइज कीजिए यूटिलाइजेशन, एंड दैट्स ऑल। आप लोग सफल हों, आप लोग आगे बढ़ें और आप सभी लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सस्ता सुंदर टिकाऊ बने रहें और हमेशा हंसते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।